Good morning, students. In previous lecture, we have covered uh, the case study and all the features, merits, demerits, types, and types of or formation of or procedure of partnership firm. So we have covered all the topics under the partnership firms. Now moving towards the fourth type of private sector enterprises. So there are 5 types of private sector enterprises. First is sole proprietorship, second is HUF, third is partnership, and now fourth is cooperative organization. All three we have covered. Okay, cooperative organizations. Cooperative word is made up of cooperation. कॉपरेशन का मतलब सब समझते हैं. वो कहते हैं कॉपरेट करिए, मीन्स टू एडजस्ट और टू वर्क इन अ म्यूचुअल वे. तो कॉपरेशन वर्ड से बना है हमारा कोऑपरेटिव. एंड व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन? मीन्स एन एसोसिएशन. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन? It is that organization, it is that association which is work for a cooperation, which is work for a mutual help to the persons. अब बात होती है कि यहाँ पर किस लोगों के लिए, किस पर्सन्स के लिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन या जो एसोसिएशन होगा वो किसके लिए वर्क करेगा. देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक सोसाइटी बनती है, ठीक है, एक फर्म बनता है, एक एसोसिएशन बनता है जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं. अभी हम आगे डिस्क्रिप्शन में हम बताते हैं. अभी सिंपल वर्ड में आप ये समझ लीजिए, एक ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें कुछ मेंबर्स वर्क करते हैं. उन मेंबर्स का वर्क होता है कि आपस में म्यूचुअल एक दूसरे की हेल्प करना. ठीक है, जैसे हम लोगों ने 5 ग्रुप बनाया. फॉर एग्ज़ाम्पल 5 फ्रेंड्स हैं, हम लोगों ने मिलके आपस में ग्रुप बनाया. ठीक है, हम लोग जब भी ग्रुप बनाने लगे तो अपनी कुछ ना कुछ कैपिटल, जिसके पास जितना भी अमाउंट है वो लाकर हम लोगों ने किया और हम लोगों ने सोसाइटी बना लिया. ठीक है, जैसे नॉर्मल हम लोग देखते हैं वुमेन्स सोसाइटी, कंज्यूमर सोसाइटी या कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन. तो वहाँ पर क्या होता है कि उन मेंबर्स की जो भी उस सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में है उनकी हेल्प की जाती है, म्यूचुअल हेल्प की जाती है. आज अगर किसी को लोन की या किसी अमाउंट की ज़रूरत है तो सारे सोसाइटी मेंबर्स मिलकर उसकी हेल्प करते हैं, अगर वो मेंबर हमारी सोसाइटी का है तो. अदरवाइज़ जो और हमारे मेंबर्स या हम अगर पब्लिक की हेल्प करेंगे तो इट विल बी बिकम अ चैरिटी और डोनेशन. तो वो चैरिटी या डोनेशन नहीं करना है. यहाँ पर हमारी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, हम उन मेंबर्स की ही हेल्प करते हैं जो हमारे एसोसिएशन या सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं. सारे मिलकर उनकी म्यूचुअल हेल्प करते हैं. तो यहाँ पर हमारा मेन मोटिव क्या होता है? नॉट टू अर्न प्रॉफिट. द मेन मोटिव इज़ टू गिव द सर्विसेज और टू हेल्प देयर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, देखिए लिखा हुआ है मेन मोटिव इज़ नॉट अर्निंग बट म्यूचुअल हेल्प. ठीक है, तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में मतलब ये समझ लीजिए कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं और आपस में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई ही इसलिए जाती है ताकि एक दूसरे की हेल्प हो सके. जब भी किसी को ज़रूरत हो, कभी किसी चीज़ की डिमांड हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो सारे मेंबर्स और सोसाइटी के सारे मेंबर्स मिलके उसकी हेल्प करेंगे. और मान लीजिए, देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल वर्क, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रिंसिपल वर्क करती है. ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच. ईच फॉर ऑल मीन्स एक के लिए सब, एंड ऑल फॉर ईच, और सब के लिए एक. वो कहने का मतलब कि अगर एक किसी पर्टिकुलर मेंबर को, उस सोसाइटी का जो मेंबर है उसको हेल्प की होती है तो सारे मेंबर्स मिलके उसकी हेल्प करेंगे. और मान लीजिए सारे सोसाइटी में सारे लोगों की हेल्प है तो उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी कि वो सबकी हेल्प करे. तो ये सोसाइटी बनाई ही इसलिए जाती है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया ही इसलिए जाता है ताकि लोगों की, मेंबर्स की आपस में म्यूचुअल हेल्प हो सके. And here the main motive is not to earn profit, is to give the service or we can say mutual help. ठीक है, वॉलेंट्री एसोसिएशन. इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को हम वॉलेंट्री एसोसिएशन या वॉलेंट्री एसोसिएशन पे वर्क करते हैं. वॉलेंट्री एसोसिएशन मीन्स कि वर्क एज अ वॉलंटियर.
ठीक है। एज अ वॉल्टियर वो हेल्प करते हैं, एज अ वॉल्टियर वो लोग वर्क करेंगे, इसलिए हम यहाँ वॉल्ट्री एसोसिएशन इसे कहते हैं। ऑफ अ पर्सन हु जॉइन टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प, मतलब ये एक ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते हैं और वो सारे मेंबर्स की एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है। मिनिमम यहाँ पर कम से कम हमारे पास 10 मेंबर्स होना ज़रूरी है। जैसे हमने उसमें पार्टनरशिप में पढ़ा था कि मिनिमम 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। हमने एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में भी पढ़ा कि मिनिमम 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। वैसे ही इसमें मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ ऑर्गेनाइजेशन, टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो कम से कम 10 मेंबर्स चाहिए तभी वो हमारी सोसाइटी स्टार्ट हो पाएगी। कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन इज़ कंपल्सरी। यहाँ पर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन इज़ मस्ट। पार्टनरशिप में हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन पार्टनर्स चाहें तो अपने पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को कंपल्सरी कर दिया गया, जैसे एलएलपी में हमने कंपल्सरी देखा था कि अंडर द एक्ट एलएलपी एक्ट 2008 एलएलपी इज़ कंपल्सरी टू गेट रजिस्टर्ड। वैसे ही यहाँ पर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कर दिया गया। अब आप पूछेंगे कि रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के अंडर होगा? इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करना कंपल्सरी होता है। कैपिटल कैसे होगी, मींस मनी कैसे आएगा? कैपिटल सारे मेंबर्स मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करके उसमें इन्वेस्ट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी में, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि जैसे पार्टनर्स एडमिट होने लगेंगे, आने लगेंगे, तो सारे कैपिटल सारे पार्टनर्स मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करके वो कैपिटल को करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर कैपिटल कंट्रीब्यूट तो होगी, सारे मेंबर्स जब उस सोसाइटी में एंटर करने लगेंगे तो कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पर कैपिटल कैसे इन्वेस्ट होती है? इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, पार्टनरशिप में या अब तक हमने जो भी टाइप्स देखे उसमें हमने शेयर कैपिटल का नाम नहीं सुना था, लेकिन यहाँ पर कैपिटल कैसे रेज होती है, कैसे इन्वेस्ट की जाती है बाय द मेंबर्स? इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल what it means? Share capital means कि capital which raised by issuing the share which is equity or maybe preference। share capital वो capital होती है जब हम शेयर को इशू करके उससे हम अपनी कोई मनी या कैपिटल को रेज करें, देन इट इज़ नोन एज शेयर कैपिटल। अब वो शेयर हमारा इक्विटी भी हो सकता है और प्रेफरेंस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, उसने अपने 100 शेयर्स इशू किए। अब 100 शेयर्स में किसी शेयर का 50 रुपीज़ है, किसी शेयर की अमाउंट 100 है ना? तो कहने का मतलब जब वो 100 शेयर्स को इशू करेंगे तो पब्लिक उसको सब्सक्राइब करने आएगी, उसको लेने आएगी, परचेज़ करने आएगी। तो जब वो लेने आएगी तो वो अमाउंट जो हमारा आएगा कंपनी में वो होता है शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर कह रहे हैं कैपिटल कैसे इन्वेस्ट की जाती है? इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। द कैपिटल विच इज़ रेजेस बाय इशूइंग शेयर। बस इतना सिंपल से वर्ड समझिए। आगे अभी अकाउंट्स में आप या शायद पढ़े होंगे या अब पढ़ेंगे कि शेयर कैपिटल। आगे बिजनेस में भी हम कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे शेयर कैपिटल या उसके कितने तरह के कैपिटल के हमारे टाइप्स होते हैं। मेनली ये आपका टॉपिक अकाउंट्स का है। तो शेयर कैपिटल का अभी से मतलब क्लियर करके चलिए कि वो कैपिटल जिसको हम रेज करते हैं थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। शेयर को इशू करके जब पब्लिक उसको ख़रीदने आती है तो वो कैपिटल हमारी शेयर कैपिटल कहलाती है। और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में हम इसी तरह कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं बाय द मेंबर्स। अब वो मेंबर्स जब आने लगेंगे सोसाइटी में तो उस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स को ख़रीदेंगे। जब शेयर्स को ख़रीद लेंगे, जाहिर है उनकी कैपिटल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बन गई तो वो मेंबर्स भी हो जाएंगे। वो मेंबर्स हैं, उनके पास कंपनी के शेयर्स भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स भी हैं और उनकी कैपिटल भी लगी है। ठीक है, तो यहाँ कैपिटल शेयर कैपिटल के थ्रू इन्वेस्ट की जाती है, कंट्रीब्यूट होती है। दे कैन रेज लोन ऑल्सो फ्रॉम द बैंक्स। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी एक पर्टिकुलर मेंबर को लोन की ज़रूरत होती है
तो सारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब मिल के उसकी म्यूचुअल हेल्प तो करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर कभी ऑर्गेनाइजेशन को लोन की हैवी लोन जो सोसाइटी मान लीजिए कि हेल्प नहीं कर पा रही है, नहीं दे पा रही है, उतना अमाउंट नहीं है, तो वो बैंक से भी लोन को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था जनरल मीनिंग आपकी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। ये जो भी हमने बताया कि रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो किस एक्ट में होगी? अंडर द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। इसके बाद आपके बुक में डिफिनेशन दिया हुआ है, याद रखिएगा, इसमें आपको एक ही डिफिनेशन सिर्फ लिखना है। अभी पिक्चर भी हम प्रोवाइड करेंगे, जो बुक की पिक्चर होगी उसमें भी ये डिफिनेशन दिया हुआ है और हम यहाँ पर भी आपको समझा रहे हैं। ये जो डिफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं या इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसी डिफिनेशन को आप अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे। सिर्फ ओनली वन डिफिनेशन, दिस डिफिनेशन विच इज़ गिवन अंडर द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। ये जो डिफिनेशन है ये एक्ट के अंडर में दी गई है। ठीक है, तो यही डिफिनेशन सिर्फ आप अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे और बाकी जितनी भी हैं उसको इंक्लूड करने की या लिखने की ज़रूरत नहीं है। वन मोर थिंग इज़ दैट कि इस डिफिनेशन में हमने थोड़ा सा जल्दी नोट्स बनाने में या वीडियो बनाने के लिए हमने कुछ शॉर्टकट्स या शॉर्ट वर्ड्स हमने लिख दिए हैं। मेहरबानी करके एग्ज़ाम में आप किसी भी डिफिनेशन के लिए शॉर्टकट्स, जैसे ये है ORG ऑर्गेनाइजेशन, OBJ ऑब्जेक्टिव, तो इस तरह की शॉर्टकट कहीं भी आंसर में यूज़ मत करिएगा, अदरवाइज़ योर आंसर विल बी रॉन्ग एंड योर मार्क्स विल बी कट। ठीक है, बिजनेस ही में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में मत करिएगा शॉर्ट वर्ड्स या व्हाट्सएप लैंग्वेज मत यूज़ करिएगा। पिछले प्रीवियस एग्ज़ाम में, प्रीवियस बैच में कुछ स्टूडेंट्स इस तरह की हरकत कर चुके हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि डिफिनेशन में कभी भी इफ़, बट या आगे पीछे कोई भी एक वर्ड आपको नहीं करना है। नहीं याद आ रही है, इस कोट को मत करिए, लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू एनी ऑथर, मतलब नाम मत दीजिए, बस लिख दीजिए, बस ये मत लिखिएगा ये कोट। जब आप ये कोट लगा देंगे तो आपको फिर पूरी एग्जैक्ट लैंग्वेज, एग्जैक्ट डिफिनेशन लिखनी होगी, फिर उसमें आप इफ़, बट या आगे पीछे कुछ नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग। ओके, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोसाइटी विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। कह रहे हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी सोसाइटी होती है जो अपने सोसाइटी के मेंबर्स की हेल्प करती है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक हेल्प मीन्स कि इन एट दैट सिचुएशन इफ़ दे वांट एनी मनी, इफ़ दे वांट एनी म्यूचुअल हेल्प, देन दिस society, then this members of this society will give their mutual help to that member। और साथ ही साथ उनको अपने प्रिंसिपल्स भी याद रखना है। प्रिंसिपल क्या है? ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। तो ये डिफिनेशन थी हमारी एक्ट के अंडर में दी गई, इसी डिफिनेशन को आपको अपने नोट्स में यूज़ करना है। ओके, तो वी हैव कवर्ड द मीनिंग ऑफ cooperative organization. Now moving towards the features of cooperative organization. The first feature is voluntary association। तो जैसे कि हमने आपको बताया ये कैसा एसोसिएशन है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था है जो म्यूचुअल हेल्प पे या मिलकर आपस में जॉइंट होकर अपने ही मेंबर्स की हेल्प करती है। और ये सारे मेंबर्स जो इस सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वो एज अ वॉलंटियर वर्क करते हैं। Voluntary association of persons, any person can join if he or she has common interest। कह रहे हैं वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, वॉलंटरी एसोसिएशन मीन्स कि वो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा एसोसिएशन जिसमें सारे मेंबर्स मिलके आपस के ही मेंबर्स में, अपने ही सोसाइटी के मेंबर्स की हेल्प करते हैं। एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी वर्क एज अ वॉलंटियर। ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई भी सोसाइटी का, पब्लिक का मेंबर हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं बन सकता, ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी पर्सन, कोई भी पब्लिक का पर्सन हमारी सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, लेकिन जब कॉमन इंटरेस्ट के साथ, मतलब कॉमन इंटरेस्ट या मेन मोटिव उसका क्या होना चाहिए? टू गिव म्यूचुअल हेल्प या टू गिव सर्विस।
तो कॉमन इंटरेस्ट के साथ कोई भी आउटसाइडर इस एसोसिएशन का, इस सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। फॉर एग्जांपल एनी कंज्यूमर कैन जॉइन कंज्यूमर सोसाइटी। कह रहे हैं कोई भी पब्लिक में से कोई भी कंज्यूमर अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ है तो वो कंज्यूमर सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहता है तो ही और शी कैन जॉइन कंज्यूमर सोसाइटी। तो इसमें ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और इसके साथ ही साथ वो जब भी सोसाइटी को लीव करना चाहे तो वो छोड़ सकता है। इसके लिए उसको पहले से नोटिस देनी होगी। नोटिस फॉर द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर, वेन एवर दे वॉन्ट दे कैन लीव द सोसाइटी बाय गिविंग अ नोटिस। जब भी वो चाहे एंटर कर सकता है सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, और जब भी वो चाहे लीव कर सकता है नोटिस देने के बाद। ठीक है। सेकेंड इज सेइंग लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस इसका क्या होता है, लीगली अप्रूव है या नहीं है, या इसका लीगल स्टेटस क्या है। लेट्स सी, कंपल्सरी टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। हमने आपको पहले ही बताया कि लीगल स्टेटस का क्या है, कि इसका रजिस्ट्रेशन, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन होना कंपल्सरी है अंडर द एक्ट, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। इस एक्ट के अंडर में इसका रजिस्ट्रेशन होना कंपल्सरी है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन इट विल बिकम अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद हमारी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी याद होगा शायद आपको, हमने पहले भी बताया था, एलएलपी के लिए हमने यूज़ किया था। देखिए दो बातें याद रखिएगा। सेपरेट लीगल एंटिटी हम उसी ऑर्गेनाइजेशन या उसी बिजनेस के लिए जोड़ सकते हैं जो किसी न किसी एक्ट के अंडर में रजिस्टर होना कंपल्सरी हो। जैसे आपको याद हो तो हमने एलएलपी की जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था एलएलपी को रजिस्ट्रेशन होना कंपल्सरी है, वो भी किस एक्ट में, एलएलपी एक्ट 2008 में। और यहाँ पर मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी जब हम कहते हैं तो इसका मतलब एलएलपी को हम उसके मेंबर्स से सेपरेट कर सकते हैं। मतलब पार्टनर्स अगर कभी छोड़ के जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो किसी भी तरह का इफ़ेक्ट एलएलपी पे नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ हम जिस भी बिज़नेस के लिए ये वर्ड यूज़ करेंगे कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो उसमें सारे मेंबर्स या पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। ये 2-3 बातें याद रखिएगा। अभी हम आगे कंपनी भी पढ़ेंगे, एलएलपी भी पढ़ा, और इसमें भी पढ़ रहे हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। हमने इसमें भी आपको बताया कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, वो भी किसी न किसी एक्ट, मीन्स इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 में। तो इट मीन्स जब एक्ट ने ही कह दिया कि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है तो क्या हो जाता है, ये भी सेपरेट लीगल एंटिटी के कैटेगरी में आ जाएगा। और जैसे ही सेपरेट लीगल एंटिटी की कैटेगरी में आएगा तो इसका मतलब कि हम उसको उसके मेंबर्स से अलग कर सकते हैं। देखिए लिखा है सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसको ये स्टेटस मिल जाएगा सेपरेट लीगल एंटिटी का। इट मीन्स सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन व्हेन दे गेट रजिस्टर्ड दे हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इट मीन्स कि उसके मेंबर्स से हम उस ऑर्गेनाइजेशन को अलग कर सकते हैं। अब इसके बाद इसका क्या मतलब होता है, बाय सेल प्रॉपर्टी, डू एनी कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट इफेक्ट द सोसाइटी। जिस भी बिजनेस के लिए, जिस भी फॉर्म के लिए हम ये वर्ड यूज़ करेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब कि जो बिज़नेस है, जैसे हमने एलएलपी में कहा था, यहाँ पर हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो वो अपने नाम पर किसी भी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। किसी भी पार्टनर के डेथ हो जाने पे, इंसॉल्वेंट हो जाने पे ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पे किसी भी तरह का इफ़ेक्ट नहीं होता, जैसे हमने एलएलपी के बारे में भी पढ़ा था। तो याद रखिएगा हम उसी में ये वर्ड इंक्लूड करेंगे सेपरेट लीगल एंटिटी कि जो किसी न किसी एक्ट में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन उसका हो। जैसे एलएलपी में एलएलपी एक्ट 2008, कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। तो इसमें ऐसे सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब मेंबर्स को उससे हम अलग कर सकते हैं। इस बिज़नेस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और ऐसे केस में मेंबर्स की या पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसे हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। मतलब हैवी लॉस होने पे उनको अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचना है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी जो ख़रीदी जाएगी या बेची जाएगी वो उसके नाम पे जाएगी। किसके नाम पे, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या जो भी बिज़नेस के बारे में हम पढ़ेंगे। एलएलपी में भी हमने पढ़ा था कि कोई भी
असेट्स या कोई भी प्रॉपर्टी बेची या ख़रीदी जाएगी तो एलएलपी के नाम से ख़रीदी जाएगी, उसके मेंबर्स की नहीं कि मेंबर्स जा रहे हैं, डेथ हो गई या इंसॉल्वेंट हो गए तो वो अपने असेट्स लेके जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई इस पॉइंट से रिलेटेड कन्फ्यूजन हो तो हम जी मीट पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़ थर्ड पॉइंट, लिमिटेड लायबिलिटी। अभी हमने देखा कि एक्ट के अंदर में कहा गया कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो यहाँ पर मेंबर्स की लायबिलिटी कैसे हो जाती है, लिमिटेड। तो जितने भी मेंबर्स उस सोसाइटी में होंगे सबकी लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड लायबिलिटी, जैसे कि हमने एलएलपी में भी पढ़ा था, आगे हम कंपनी में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल। कंट्रोल, अब आप सोचेंगे कि सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका कंट्रोल होता है, नो, इट इज़ रॉन्ग। कंट्रोल पूरी तरीके से, चाहे वो डिसीजन मेकिंग का हो, चाहे वो किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, पूरे सोसाइटी पे कंट्रोल किसका होता है, इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी का। एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें उस सोसाइटी से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है तो पूरा का पूरा पावर किसको होता है, इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी को। कमेटी कैसे बनती है, कमेटी जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वो वोट देते हैं और फिर वोट से ये कमेटी बनाई जाती है। अब इस कमेटी में जो जो मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, उनको पावर होती है कि उस सोसाइटी में क्या डिसीजन होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स डिसाइड नहीं करते कि डिसीजन क्या होगा या कंट्रोल क्या होगा, या उनके पास पावर्स नहीं होते। वो पावर्स किसके पास होते हैं, इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी के पास। हाँ, ये कमेटी को बनाने का जो पावर है वो मेंबर्स के पास होता है, क्योंकि वोटिंग राइट्स मेंबर्स के पास होते हैं। ठीक है, तो इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी कैसे बनती है, बाय द वोट्स गिविंग बाय द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग वोट देते हैं और उससे हमारी कमेटी बनती है और कमेटी ही डिसाइड करती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर क्या हमारा डिसीजन होगा। उन्हीं के पास सारे पावर्स और कंट्रोल होता है। ओके, नेक्स्ट इज सर्विस मोटिव। यहाँ पर हमने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पर प्राइमरी मोटिव या मेन मोटिव क्या होता है, टू गिव द सर्विस और टू गिव म्यूचुअल हेल्प टू द मेंबर्स ऑफ इट्स सोसाइटी। जो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको म्यूचुअल हेल्प देना या अपनी सर्विस देना, ये इनका मेन मोटिव या प्राइमरी मोटिव होता है। सेकेंडरी मोटिव इनका हम कह सकते हैं टू अर्न प्रॉफिट, लेकिन प्राइमरी मोटिव अर्न प्रॉफिट नहीं होगा, क्या होगा, सर्विस, टू गिव द सर्विस और टू गिव म्यूचुअल हेल्प टू द मेंबर्स ऑफ इट्स सोसाइटी। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ इक्वल वोटिंग राइट्स। यहाँ पर जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होंगे उनके इक्वल वोटिंग राइट्स होंगे। मतलब चाहे कैपिटल कोई भी पर्सन ज़्यादा लेके आए, चाहे किसी के पास ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादा शेयर्स हैं, चाहे किसी के पास कम हैं, चाहे किसी ने ज़्यादा कैपिटल लगाई, चाहे किसी ने कम लगाई, इट डजेंट मैटर। द मैटर इज़ दैट कि दे हैव इक्वल वोटिंग राइट। चाहे किसी ने कैपिटल ज़्यादा लगाई हो चाहे कम, चाहे शेयर ज़्यादा उसके पास हो चाहे कम, लेकिन सबके पास इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं। देखिए लिखा है वन मैन वन वोट, हर एक ही वोट दे पाएगा। ऑल हैव वन वोटिंग राइट वेदर दे इन्वेस्ट हाई और लो कैपिटल इन द सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे फीचर्स कंप्लीट हो गए हैं। ऑल द 6 फीचर्स वी हैव कंप्लीटेड। इनमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या अब तक जो हमने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा, फिर हम जी मीट पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचता है तो वी विल डिस्कस द मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू जी मीट क्लास। ओके।